नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। यहां के बेहट कस्बे में हैंडपंप का मामला एक काफी गर्मा गया है। इस मामले को लेकर कल प्रशासन के साथ बैठक में कांग्रेस विधायकों ने चेतावनी दी थी कि अगर सुबह 10 बजे तक दोबारा हैंडपंप नहीं लगवाया तो उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज सुबह जैसे ही विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर अपनी कार से बेहट पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान अधिकारियों से विधायक की नोकझोंक भी हुई। कुछ देर के लिए विधायक सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। इसके बाद दोनों विधायकों को कार में बिठाकर सहारनपुर भेज दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कौन सी बात हुई आप लोगों की? उनके लिए हम अमन नहीं चाहते तो हम वहाँ तरीके से न बैठते। हम चाहते अमन हो। मैं आपसे हमारा ये कह रहा हूँ, पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ भैया। सही तरीका है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरदार भाई हम पीछे हो जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या आपके रेस्टिंग की गई है? हेड के अमन के लिए पुलिस जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम वहाँ धरने पे बैठ के दोनों विधायक मसूद अख्तर जी मेरे साथ थे, मुजफ्फर अली जी मेरे साथ थे। और वहाँ पर बैठने के बाद प्रशासन ने विश्वास दिला कि ये नल नहीं लग जाएगा। परसों हम विश्वास करते रहे, हम बैठे रहे, लेकिन वहाँ के जो हिंदूवादी संगठन जो यहाँ इस बेहट कस्बे की अमन खराब करना चाहते हैं वो लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग दल के लोग थाने पर नंगा नाच किया। उन्होंने प्रशासन उनके दबाव में आ गया। लेकिन मैं आज अपने कस्बे के लिए, अमन चैन के लिए, हम दोनों साथी, हम दोनों भाई, हम अमन के लिए वहाँ गए थे और हमें निवेदन करा प्रशासन से, हम अमन के लिए आए हैं, हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हमें दोनों विधायकों को गिरफ्तार करने का काम किया। माननीय विधायक और सदर के माननीय विधायक और उनके कुछ समर्थक धरना प्रदर्शन के लिए उस पॉइंट पे जा रहे थे और सूचना मिलते ही बेहट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। रास्ते से ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन सहारनपुर ले आई है। पुलिस लाइन में उनको डिटेन करके इसके बाद एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उनको व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया है। और पकड़ के संबंध में एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा इसका वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। और अब अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। आगरा से। आगरा के पारस अस्पताल को सील करने का आदेश दिया गया है। अस्पताल में जो 55 मरीज भर्ती हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। यहां मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन बंद करने की वजह से कई लोगों की मौत का आरोप है। प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो 26 अप्रैल का है। वायरल वीडियो में संचालक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने अपने ऑक्सीजन में अस्पताल में ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर एक मॉक ड्रिल किया था। इस ड्रिल के बाद ऐसे 22 मरीजों की पहचान की गई जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो सकती थी। समझो बात। मैंने अपनी वाइफ को 23 अप्रैल को मैंने पारस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट कराया था क्योंकि उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, क्योंकि उसकी जो मृत्यु हुई वो 27 अप्रैल को हुई है। और कोविड कॉम्प्लिकेशन मैंने ये देख रहा हूँ कि उसमें अगर मैं आज की रिपोर्ट से चेक कर रहा हूँ जैसे कि जिसके हिसाब से, तो उसमें सब नेगलेंसी हुई है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी सिर्फ मात्र सीबीसी और 1-2 टेस्ट ही कराए गए। ऐसे ही मेरे को लगता है मेरी मिसेज के लिए कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में नेगलेंसी हुई, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ मात्र सीबीसी की रिपोर्ट और 1-2 रिपोर्ट की, अदर्स उनको DDMR वगैरह नहीं किया। मौजूद थे जिस समय डेथ हुई है? हाँ, मैं उस समय मौजूद था। तो हॉस्पिटल के अंदर कितने लोगों की उस समय डेथ हुई थी? कितनी डेथ बॉडी? मैं समझता हूँ कि जिस समय मैं ICU में था, जब मेरे फादर थे या मेरी मिसेज थी, तो ICU मेरे सामने देखते देखते ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका था। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर अरविंद जैन
साहब का फ़ोन आता है, वो मुझसे कहते हैं अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पूछा है डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप तो भगवान का रूप हो। तब इनका ये कहना था कि वो बात ठीक है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अशोक भाई, और ऑक्सीजन के बिना मैं आपके फादर को नहीं रख सकता। हम लोग 6 सिलेंडर लेके यहाँ पर पारस के स्टाफ के साथ मैं आ गया। बहुत मुश्किल 10 या 15 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आता है और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप जल्दी से जो है हॉस्पिटल आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 2 शब्द कहे कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान का। कमाल, ये अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि इस तरह का कोई मॉक ड्रिल हो जहां पेशेंट्स को जरूरत हो ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या स्थिति अब साफ हो गई है? क्या जांच के भी आदेश दिए गए हैं या इसमें साफ है कि इसी के कारण से मरीजों की मौत हुई थी जो सील करने का आदेश दिया गया है? नहीं, देखिए सील करने का आदेश तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आज बवाल होने के बाद वहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। 26 तारीख को जिनकी मौत हुई थी उनके घर वाले एसएसपी के यहाँ पहुँच गए कि अस्पताल के खिलाफ एफआईआर की जाए, और जब कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने पहुँचे तो अस्पताल वालों ने अपने मेडिकल स्टाफ को उनको खदेड़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पर संघर्ष की नौबत आ गई, फिर पुलिस आ गई। ये सब बवाल के बाद अस्पताल को सील कर देने का आदेश हो गया है और पैंडेमिक एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा हुआ है क्योंकि सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन थी, उन्होंने झूठ बोला। लेकिन उस दिन कितने लोग मरे ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन अस्पताल के मालिक ये अभी भी कैमरे पे ये एडमिट कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि उन्होंने मॉक ड्रिल करी। ये कोरोना की 2 लहर आने के बाद इस मुल्क में अनपढ़ आदमी भी जानता है कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक हो जाती है, और किसी को अगर बाहर के ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है तब वो प्रेशर से ऑक्सीजन दी जाती है, चाहे सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर या कोई भी चीज लगा करके। लेकिन अस्पताल में किसी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई को बंद कर दिया जाए 5 मिनट तक और वहां 96 मरीज भर्ती हों कोरोना के, और फिर उसमें से छाटा जाए कि कितने लोग जो हैं अब वो मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। अस्पताल के मालिक कह रहे हैं कि 22 लोग जो हैं वो मरने वाले थे और पता चल गया कि ये मरने वाले हैं और वो नीले पड़ गए थे। ये जो उनके वायरल वीडियो में है कि हमने कहा कि और ट्रायल करते हैं, एक मॉक ड्रिल कर ली जाए। किसी की सेहत के साथ मॉक ड्रिल करने, ट्रायल करने की इजाज़त कहीं भी मेडिकल साइंस नहीं देता है, ना नैतिकता देती है और ना कानून देता है। कौन कितना सीरियस है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, उसको 1000-1200 रुपए का एक पल्स ऑक्सीमीटर से पता चल सकता है। उसके लिए ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज सप्लाई बंद करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज ये सब हंगामा होने के बाद अस्पताल को सील करने के आदेश हुए हैं और पैंडेमिक एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। जी, लेकिन मुकदमा दूसरी चीज के लिए, जैसा आपने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन था, उन्होंने झूठ बोला, इस बात के लिए है। क्या इस बात की कोई भी जांच होगी कि आखिर उन्होंने ये इस प्रकार का फैसला कैसे लिया जहां पर मरीजों की जान पर बनाई? बिल्कुल, सीएमओ ने कल ये कहा था कि हमने एक जांच टीम गठित की है और 2 दिन में वो जांच करके बताएगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ तय करनी है तो उसके लिए मेडिकल साइंस में कुछ तरीके होंगे, कुछ टीएमटी करेंगे या कोई अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी हमारे ऊपर 100 मुक्के मारे और देखे कि 100 मुक्का मारने पे ये मरे या नहीं मरे। अगर मर गए तो कहेंगे भाई इनकी ये मजबूत आदमी नहीं थे, और नहीं मरे तो कहेंगे इनकी बॉडी का स्ट्रेंथ सही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, आप ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज सप्लाई बंद कर दीजिए 5 मिनट तक, आप इतने आराम से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो मॉक ड्रिल कर रहे थे, 22 जो हैं वो छंट गए और वो नीले पड़ गए थे। कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में ऐसा कैसे कर सकता है? जी, हो सकता है कि ये जांच हो तो इस बिंदु के ऊपर भी हो, लेकिन अभी तो पैंडेमिक एक्ट में केस हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर जांच होती है इस पर तो ये साफ होगा कि ये क्या हुआ, लेकिन ये भयानक ये मामला है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ बात करते हैं एक सांसद की, नवनीत राणा हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र खारिज हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य बताया है। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का ये मामला है। अनुसूचित जाति से न होकर भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है जिस अमरावती सीट से सांसद वो हैं वो असल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पूर्व शिवसेना सांसद आनंद राव अडसुले ने ये चुनौती दी थी और कहा था कि उनका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो सही नहीं है। कोई भी न्यायालय जब अगर कोई निर्णय देता है तो उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए एज ए भारतीय नागरिक, और वो मैं करती हूँ। तो उसी के बेस पर जो 6 हफ्ते का स्टे मुझे कोर्ट में दिया गया, हाई कोर्ट में, उसी के बेस पे जाकर मैं सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाऊंगी। जो केस पिछले 9 वर्षों से चल रहा था, जिस बेस पे मैं लड़ रही थी, जिस कागज पेपर में लड़ रही थी, उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे न्याय मिलेगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कहां पर खिचड़ी बनी है, खिचड़ी कहां पे किस तरीके से बनी है, उसे मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। वो सभी को पता है कहां पे कैसे क्या करके बना है ये सब। रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, ये जो नवनीत राणा खिचड़ी की बात कर रही हैं कि कहां क्या खिचड़ी पकी है सबको पता है, क्या खिचड़ी है ये? देखिए, वो किस खिचड़ी की बात सही तौर पे कर रही हैं वो तो वही जाने। हालांकि उन्होंने बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि वो न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि शिवसेना की वो मुखर विरोधी हैं और उनका कहीं न कहीं इशारा शिवसेना की तरफ है कि किस तरह से सरकार जो है उनके खिलाफ एक तरह से साजिश रची है, ये उनका इशारा हो सकता है। बहरहाल जो फैसला आया है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का आया है और सभी सबूतों के दस्तावेजों के आधार पर आया है और उससे इस अदालत का फैसला साफ कहता है कि जो जाति प्रमाण पत्र नवनीत राणा ने बनाया है, जो उन्होंने लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए दिया था, वो एक जाली है, फर्जी है, गलत पाया गया है, इसीलिए अदालत ने उसे निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं तो उसके पीछे की उनकी भावना है, जिसको हम इंटेंशन कहते हैं, उसको गलत मानकर बाकायदा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और 6 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि उन्हें उस प्रमाण पत्र को वो सरेंडर करें जो कि समिति है उसके पास। और साथ में ये भी कहा गया है कि इस पूरे मसले पे जिस तरह का कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को भी पूरा किया जाए, यानी कि अंजाम दिया जाए। यानी कहीं न कहीं अदालत के फैसले में कहीं इफ या बट कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो साफ तौर पर यह है कि ये फर्जी। हाँ, नवनीत राणा के पास ये जरूर सहूलियत है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं, जैसा कि वो कह रही हैं, और उसके खिलाफ वो कानूनी लंबी लड़ाई ले जा सकती हैं। लेकिन एक कानूनी लंबी लड़ाई लड़ना, एक लंबी लड़ाई तक खींचना, वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो प्रामाणिकता होती है उस पर एक सवाल उठ जाता है। तो नवनीत राणा का दामन तो दागदार हो गया है इस फैसले के बाद। अब वो भले सफाई देते रहें कि इसके पीछे राजनीति है या फिर कोई साजिश है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब नवनीत राणा कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी में जो जंगल राज है, योगी सरकार में असुरक्षा का माहौल है और ऐसे सरकार को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सपा और आरएलडी के साथ समझौता हो सकता है क्योंकि हम सब बीजेपी को रोकना चाहते हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने भीम आर्मी के प्रमुख से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 7-8 महीने बचे हुए हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बारे में बातचीत करते हैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण से। विधानसभा चुनाव में क्या अकेले उतरेंगे या किसी अन्य पार्टी के साथ साझेदारी करेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि और जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज योगी सरकार में चल रहा है, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए चाहे कोरोना काल हो या अब तक 4.5 साल की जो सरकार रही है, उसमें जिस तरह का उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, सुरक्षा सभी लोगों में है और रोजगार से लेकर सब जगह पर आरक्षणों की हकमारी जारी है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है और मैं इसमें एक अहम भूमिका अदा करूंगा, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता और मैं इस जंगल राज में अब उनको ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। तो क्या अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है, जयंत का आरएलडी के साथ आपका समझौता हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और एक ऐसी अच्छी सरकार देना चाहते हैं जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हों, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, जिसमें तमाम तरह की जो बुनियादी जरूरत है आम जनता की वो पूरी हो
और मुझे लगता है इसके लिए जो जो लोग तैयार हैं उन सब के साथ जो है मिलके उत्तर प्रदेश में ये तानाशाही और निरंकुश भाजपा की जो एक्सीडेंटल सरकार है इसको रोका जा सकता है, और मैं इसके लिए तैयार हूं। तो क्या कुछ बातचीत भी शुरुआती दौर की हुई है, चाहे अखिलेश हो चाहे जयंत हो? बातचीत जारी है और जैसे ही चीजें सामने आएंगी तो वो मीडिया के सामने रखी जाएंगी। प्रियंका गांधी ने भी जो कांग्रेस के महासचिव हैं आपकी ओर हाथ बढ़ाया था, तो क्या कांग्रेस के साथ भी अलायंस हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे कल एक कार्यकर्ता की हत्या जो है वो हनुमानगढ़ में हुई है, तो जब उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो तब तो कांग्रेस मुखर होकर बोलती है, लेकिन जहां ये इनकी खुद की सरकार है वहां जब दलितों पे अत्याचार होता है तो चुप हो जाती है। तो जो इनकी कथनी करनी में फर्क हो, उनपे जो है उनके साथ मुझे लगता है किसी तरह गठबंधन नहीं हो सकता है। मायावती जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुआ जी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज उन्हें जो है समाज से ज्यादा, चाहे बहुजन समाज हो या दलित समाज, उससे ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। ईडी इनकम टैक्स का जो डर है, जब वो सरकार के लोग उनके परिवार पे सीबीआई का जो है हमला करते हैं तो वो चुप हो जाती है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। मेरे लिए नेता से ज्यादा समाज सर्वोपरि है। तो इस समाज में जो हत्याएं हो रही हैं, जो आप उनको बुआ जी कहते हैं लेकिन आपको तो वोट कटुआ कहती हैं। देखिए, उनको अधिकार है, बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। हम अपनी काबिलियत से साबित करेंगे। मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, उनकी तरह मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। ये काशीराम साहब का आंदोलन था और हजारों उनके साथियों का आंदोलन था जिन्होंने तमाम तरह के बलिदान दिए हैं और संघर्ष किया, जेलें भी काटी। तो मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला। मैं बोलने से ज्यादा करने में विश्वास करता हूं। अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा काम किया है। हमारे कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे, दिन रात गांव-गांव जाके जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए। बसपा के साथ कुछ अलायंस नहीं हो सकता कि बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अलायंस की बात यह है कि अब फैसला उनके, अब गेंद जो है उनके पाले में। हमें बहुजन समाज की लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई एसी के कमरों में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। इस लड़ाई में, न्याय दिलाई लड़ाई में जेल भी होगी, मुकदमे भी होगी, इनकी परवाह नहीं की जा सकती है। तो जब हम सरकार में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ेगी और वो ट्वीट से नहीं होती। उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवान इसके लिए तैयार है। तो मायावती जी केवल ट्वीट कर रही हैं आजकल, सड़क पर नहीं आ रही? ये तो आप खुद बता सकते हैं कि वो कब सड़क पे आई थी। मुझे उनसे ज्यादा जो है इस बहुजन समाज की चिंता है, जो गुलामी की जिंदगी जो है 4.5 साल के बीजेपी सरकार में जी रहा है। उनकी आजादी के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है और रिजल्ट जो है 2022 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। क्या विपक्ष जो है इस बार का विधानसभा चुनाव में है कुछ धमाल कर सकता है? जी बिल्कुल धमाल करेगा। और पश्चिम बंगाल की तरह यहां से भी जो है, उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की जो है, भाजपा को ये यहाँ की जनता निकाल फेंकेगी। क्योंकि जो कोरोना काल में हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो डेड बॉडियां हैं वो उनको कुत्ते नोच रहे हैं और युवा रोजगार के लिए परेशान हैं। महिलाओं पे रोज जो है, कल ही मैंने ट्वीट किया था कि 4-4 एक दिन में, एक जिले में 4-4 रेप की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस जो है सिर्फ तमाशा देख रही है। तो खाकी को भी सरकार में बैठे हुए निकम्मे जो नेता हैं उन्होंने डरा रखा है और उनको जो है, उनको भी जो है काम नहीं करने दे रही। तो इस तानाशाही सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है। उस मुक्ति के मार्ग में मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूं। एक अंतिम सवाल की बीजेपी की बात करें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बहुत सारी सरगर्मियां अभी सुनने को आ रही है। देखिए, बार बार एक्सीडेंट नहीं होता है। सब जानते हैं योगी जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे पिछड़े वर्ग के लोगों के घर घर जाके वोट मांगा था कि इस बार पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बनाया योगी आदित्यनाथ का। और उनका कार्यकाल आप देख लीजिए, कोई समाज का, उत्तर प्रदेश के किसी जाति धर्म का कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। तो मुझे लगता है दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और कुछ भी हो, बीजेपी का कोई भी बने, लेकिन उनकी नीति अच्छी नहीं है तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, जो 2022 में आजाद समाज पार्टी देगी। तो ये थे भीम आर्मी प्रमुख के जो चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनका ये कहना है कि इस बार जो अगली बार जो चुनाव होंगे यूपी विधानसभा का, उसमें विपक्ष का जो है चेहरा जो है यूपी में राज करेगा। अब देखना यह है कि जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत।
कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है, इस मंत्र को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि वैक्सीन ही है जो हमें इस जानलेवा वायरस से बचा सकती है। गूगल के साथ हम एक खास मुहिम लेकर आए हैं, वैक्सीनेट इंडिया। हमारी कोशिश है कि वैक्सीन और कोरोना को लेकर जो भी लोगों के डर हैं, भ्रम है, उन्हें दूर किया जाए। कोरोना ने कई लोगों के फेफड़ों को भी काफी प्रभावित किया है। आज कोरोना वायरस के इलाज में फेफड़ों की बात करेंगे, कैसे खुद की देखभाल करनी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवी कुमार, कंसल्टेंट और एचओडी हैं पल्मोनरी मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर कोरोना हो जाए तो सबसे पहले क्या कदम उठाने हैं, और साथ ही फेफड़ों तक न पहुंचे ये संक्रमण, क्या इसके लिए मरीज कुछ कर सकते हैं? देखिए, जब भी हमें कोरोना संक्रमित हम होते हैं तो पहली चीज हमें यही करना है कि एक तो पैनिक नहीं होना, दूसरी चीज अपने आप को आइसोलेट कर लेना। जो आपके नजदीकी जन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और जिनके कांटेक्ट में आप आए हैं, उन्हें भी इत्तला दे दीजिए कि आप पॉजिटिव हैं, कि ताकि वो भी अपना टेस्ट करवा सके। होम आइसोलेशन की अगर आपके पास फैसिलिटी है, एक खुला हवादार रूम है, उसके साथ अटैच वॉशरूम है, तो होम आइसोलेशन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना इनहेलर ब्यूटासोनाइड 800 माइक्रोग्राम सुबह शाम आप ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर 80 से 85% लोग माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं इस बीमारी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पैनिक नहीं होना है। और दूसरी चीज, अपनी ऑक्सीजन जरूर देखते रहिए, सैचुरेशन चेक करते रहिए, टेम्परेचर चेक करते रहिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो हमारी कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज के बारे में बताता है। आप 6 मिनट अपना चल सकते हैं हर 6 से 8 घंटे में। अगर आपकी सैचुरेशन 3 से 5% कम हो जाती है या आपको चक्कर आ जाता है 6 मिनट चलने पर, इसका मतलब आपके लंग्स में कुछ निमोनिया हो रहा है या हाइपोक्सिया होने का अंदेशा है। तो आपने डॉक्टर से इत्तला करिए और हो सकता है एडमिशन भी करिए। इससे हम ना जल्दी भी इलाज कर पाएंगे और हमें जल्दी भी पता लग जाएगा, सही टाइम पे हम अस्पताल भी पहुंच पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होने के बाद भी दिक्कतें झेल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं पोस्ट कोविड समस्याएं भी आ रही है, सांस जल्दी फूल जाती है, कमजोरी लगती है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम काफी लोगों में देख पा रहे हैं, जो लोगों को सांस फूल रहा है, चलने पे थकान हो रही है, एंजाइटी बहुत लोगों को हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे, किसी लोगों को पैल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो जा रही है, किसी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। ये सब लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हम लोगों को बता रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखिए। न्यूट्रिशन में ओवरहाइड्रेट, पानी खूब पीजिए, शुगर्स अपनी कम रखिए, क्योंकि आजकल हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये भी देख रहे हैं कि न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज भी हो रही है। तो अपनी शुगर्स कम रखिए। अपना जो एनर्जी इंटेक है वो लेस देन 5% ऑफ द शुगर इंटेक होना चाहिए। फैट्स कम रखिए, तली हुई चीजें कम रखिए, फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा खाइए, फाइबर्स ज्यादा खाइए। अपना न्यूट्रिशन आप अच्छा रखेंगे तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से जल्दी निजात पाएंगे। दूसरी चीज, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस पे हम ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, हम उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर जानकारी देते हैं, एजुकेट करते हैं कि वो घर बैठकर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, लाइट एक्सरसाइजेस करिए, कि आपकी एक्सरसाइज एबिलिटी बेटर हो और आपकी तंदुरुस्ती जल्दी से जल्दी वापस नॉर्मल पे हो। जी, तो यहाँ पर आपने खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ज्यादा जोर देने को कहा है, पानी ज्यादा पीने को कहा है, और खासकर जब आप कोविड से ठीक हो जाएं तो शुगर कम लें। जो आपका शुगर का लेवल है अगर वो कम रहेगा तो जल्द से जल्द ठीक होंगे। तमाम डॉक्टर विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि जितनी जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा लेगी, उतनी ही जल्दी हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर अवी कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुले रहेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे अपराह्न तक बढ़ेगी।
ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है। यूपी के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा है और अब सिर्फ शाम 7 से सुबह 7 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं और इसीलिए अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू यहां पर रखा गया है। वाराणसी में भी करीब 40 दिन बाद जनता कर्फ्यू खत्म हो गया है। इसके बाद यहां की दुकानें खुलने लगी हैं। दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तय किया गया है। इसके अलावा वाराणसी के मंदिरों के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, जिसके बाद लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिरों के बाहर कतार भी दिख रही है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों से कोरोना की पाबंदियां हटा ली गई हैं। जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मरीज मिले हैं, यानी कि फिलहाल कहीं पे भी अब इतने मरीज नहीं है, तो सभी जिलों से कर्फ्यू हट गया है। वाराणसी में भी कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को 15 दिनों में टीका लगवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दुकान बंद करने की सलाह दी जाएगी। बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों, तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है। लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है, और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के टीके को बीजेपी का टीका बताने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर अब बदल गए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भी टीका लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके
उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में सरकारी केंद्रों में युवाओं का वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो गया है। 3 हफ्ते बाद सरकारी सेंटर पर अब कोवैक्सीन लग रही है। दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिली हैं। 13 मई को कोवैक्सीन, 23 को कोविशील्ड खत्म हो गई थी। कोवैक्सीन की ये 40,000 डोज सिर्फ दूसरी डोज के लिए रिजर्व की गई है। प्राइवेट अस्पतालों को भी सिर्फ दूसरी डोज वाले को ही कोवैक्सीन देने के आदेश दिए गए हैं। 28 से 42 दिनों के बीच में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगती है। और फिर से खुले रोहिणी सेक्टर 9 के एक टीका केंद्र से हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है। राहत की बात यह है कि युवाओं के लिए जो वैक्सीन का कार्यक्रम सरकारी टीकाकरण केंद्र में बंद हो गया था वो अब फिर से शुरू हो गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन दिल्ली के अंदर आ गई है। मैं इस समय रोहिणी के सेक्टर 9 में हूँ, दिल्ली सरकार के स्कूल में हूँ। और ये देखिए, ये जो एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है, ये बहुत से लोगों को राहत देगा कि कोवैक्सीन सेकंड डोज अवेलेबल हो गई है 18+ वालों के लिए। दिल्ली के अंदर सरकारी टीकाकरण केंद्र में जो 18 से 44 साल के लोग थे उनका टीकाकरण रुक गया था क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई थी। आपका कब ड्यू हो गया था कोवैक्सीन? सर 4 जून का मेरा ड्यू था। तो मतलब कितनी मेहनत करी आपने इसके लिए? सर कल 7 घंटे ऑनलाइन बैठा हूँ तब जाके मिली है। हाँ। और उससे पहले जब वैक्सीन थी ही नहीं? सर तब मेरा टाइम नहीं था। थोड़ा सॉफ्टली प्लीज। देखिए, ये टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सारे ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हैं। आपका कब से ड्यू था सेकंड डोज? 2 जून। 2 जून से आपका ड्यू था, तो ये तो काफ़ी दिन हो गए। हाँ, बहुत मुश्किल हुई मुझे वो करने में, एनरोल करने में। काफ़ी पहले तो मेरी साउथ दिल्ली हुई थी, वो पेड थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेट्रो की वजह से। मतलब आपको बस ये था कि मिल जाए आपको? हाँ। अच्छा, चाहे पेड मिले चाहे फ्री मिले, वो एक इशू नहीं था? नहीं, वो इशू नहीं था, बट था कि अगर यहाँ नहीं मिली तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो कि अभी इस वक्त इतना ट्रैवल करना सेफ नहीं है। आपका कब से ड्यू था? सर 3 तारीख से। 3 तारीख। कुछ चिंता हो रही थी मन में कि मिलेगी नहीं मिलेगी? थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन देखो अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, जो इस देश के लिए लगातार काम कर रही हैं। अभी 40,000 वैक्सीन डोज जो हैं कोवैक्सीन की दिल्ली को मिली हैं। और अहम बात जो बताने वाली है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला किया है कि ये जो वैक्सीन की डोज आई हैं ये केवल और केवल सेकंड डोज वालों को ही दी जाएगी। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं जयंती गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताइए मैम, कब से स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम बंद हो गया था और कब से फिर शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए? 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 मई से शुरू हुआ था। हाँ। और 12 मई तक यहाँ पे चला सेंटर। और उसके बाद 13 मई से यहाँ वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि कल यानी 7 जून से फिर से शुरू हुई है। तो जब 18+ की बंद हुई थी तो फिर कोविशील्ड का 45+ का सेंटर यहाँ चल रहा है। लेकिन उसमें लोग कम आते हैं? हाँ, उसमें लोग कम आ रहे हैं। एक तो गैप बढ़ गया है। हाँ। सेकेंड डोज का। हाँ। और दूसरा काफ़ी को शायद पहले लगी चुकी है। हाँ। तो जो लोग भी कोवैक्सीन की सेकंड डोज का इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्द से जल्द जाकर अपना स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाएं। रोहिणी दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड के दूसरे डोज पर नई गाइडलाइंस आई हैं। विदेश यात्रा करने वालों को अब 28 दिन के बाद कभी भी लग सकता है कोविशील्ड। ये दूसरे डोज की बात हो रही है। फिलहाल अभी 84 दिन का गैप रखा जाता है एक डोज और दूसरे डोज के लिए। और ये सुविधा 18 साल के ऊपर के उन लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों, विदेश में नौकरी करने जाने वालों के लिए ये सुविधा है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए ये सुविधा रहेगी। इनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र होगा। और विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही खास व्यवस्था अब कोविन प्लेटफॉर्म पर होगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र के लोगों ने इस महामारी का सबसे अधिक प्रकोप झेला है। यहां मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। भारत में कोरोना से 29% मौतें महाराष्ट्र में ही हुई हैं। स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि राज्य ने मौत के आंकड़े ईमानदारी से दिखाए। आईएमए कहती है ग्रामीण इलाकों में तैयारी कम थी। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट।
यूएस, ब्राजील, फ्रांस, रूस, यूके, इटली और भारत, इन 7 देशों ने लाख से ज्यादा मौतें देखी हैं। महाराष्ट्र कोरोना की वजह से 1 लाख पार मौतें दर्ज करने वाला भारत का अकेला राज्य है। पिछले साल 9 मार्च को राज्य में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक 453 दिनों में राज्य में 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी हर दिन औसतन लगभग 220 लोगों ने दम तोड़ा है। देश की कुल 3,49,186 कोविड मौतों में 29% मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। 1 अप्रैल से 6 जून तक राज्य ने 45,232 मौतें देखी हैं, यानी महाराष्ट्र ने 45% मौतें बीते 67 दिनों में ही देखी हैं। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 58 लाख पार हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि राज्य ने मौत के आंकड़े पेश करने में ईमानदारी दिखाई है, इसलिए संख्या ज्यादा नजर आ रही है। इतनी जो एक साउंड प्रोसेस है कि हर डेथ को कैप्चर किया जाए, हर पेशेंट को कैप्चर किया जाए, ये शायद ही किसी और राज्य में हो। तो मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्टिंग है, ये ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की वजह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि केसेस जरा है जो ज्यादा दिख रही है। एक तो कारण ये है, स्वाभाविक है। दूसरा कारण ये है कि जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत जोर से आई और हमारे केसेस बहुत बढ़ गए। इसलिए जो लास्ट की 3 या 4-5 महीने हैं, शायद उसमें परसेंटेज जो है डेथ की वो ज्यादा दिख रही है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का मानना है कि ऑक्सीजन की किल्लत और ग्रामीण इलाकों में कम सुविधाओं के कारण मौतें ज्यादा हुई। ग्रामीण इलाकों में ये मौतें ज़्यादा हो रही थी और उसकी 2 मेन वजह है कि ग्रामीण इलाकों में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो भी कम है और लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी कम है। दूसरे लहर में ऑक्सीजन की बहुत ही कमी पड़ गई। महाराष्ट्र में दिन में 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार किया जाता है, लेकिन दिन की ज़रूरत अप्रैल महीने में कम से कम 2400 से 3000 मेट्रिक टन प्रतिदिन रहती थी और वो इतनी कमी ऑक्सीजन होने के वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इसलिए अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हो गई, जो देश में करीब 44% मौतें महाराष्ट्र से थी। मुंबई शहर में अब तक कुल 15,038 मौतें कोविड से हुई हैं। बीते 67 दिनों में 3,334 लोगों की जान गई, यानी शहर की कुल मौतों का 22%। बीती लहर में पीक के दौरान मुंबई ने रोजाना 100 पार भी मौतें देखी, लेकिन दूसरी लहर में शहर का कभी भी एक दिन में 100 पार से सामना नहीं हुआ। मुंबई खुल रही है, मामले कम हो रहे हैं, पर शहर तीसरी लहर की तैयारी में जुटा है। तीसरी लहर की जो महानगर पालिका की सूचना आ चुकी है, उस हिसाब से तैयारियां बीकेसी में तो ऑलरेडी 2350 बेड ऑलरेडी चल रहे हैं। पीडियाट्रिक कोविड वार्ड की भी प्रिपरेशन चल रही है हमारे पास। बीकेसी में पीडियाट्रिक में 100 बेड हम वार्ड ऐड कर रहे हैं और उसकी तैयारियां पूरे 15-20 दिन में हो जाएगी। हर ड्यूटी में एक पीडियाट्रिशियन और उनके अंडर 2 ट्रेंड सीनियर आरएमओ रखने वाले और ट्रेंड सीनियर पीडियाट्रिक, जिस वार्ड में जो ट्रेंड सिस्टर है वो हर ड्यूटी में 2-2 रखने वाले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी महामारी ब्लैक फंगस की रफ्तार तेज है। राज्य में अब तक म्यूकोरमाइकोसिस के 6,339 मामले हैं और 503 मौतें इस बीमारी से हो चुकी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर जिस पहाड़ी पर है वहां आग लग गई थी। हालांकि श्राइन बोर्ड के सीईओ का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। YouTube